नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल आप लोगों का आज के करंट अफेयर्स में 7 अगस्त के करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। हम लगातार करंट अफेयर्स की एक सीरीज चला रहे हैं और वो सीरीज हमारी काफी अच्छी रिस्पांस मिल रहा है। देखो फिर से मैं एक बात बताना चाहता हूं। पहले तो गुड मॉर्निंग बोल देते हैं सबको। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, आने वाले समय में इस क्लास को हम लाइव क्लास करेंगे, जल्दी करेंगे और लाइव क्लास रिकॉर्डेड की जगह लाइव करेंगे, जिससे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स लेते रहें। इस बात को आप समझ रहे होंगे। देखो ये क्लास बहुत ही जरूरी है, हर तरीके के एग्जाम के लिए जरूरी है। ऑल एग्जाम में इस क्लास के बिना काम नहीं चल पाएगा। आप समझ रहे हैं नहीं जो मैं कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो इसलिए जो है इस क्लास को जरूर देखें। ठीक, पर डे देखें और देखते देखते जो है आपके करंट अफेयर धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे किसी भी एग्जाम के। ये याद रखिए, ये हर तरीके के यूपीएससी तक के लिए ये करंट अफेयर है। मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में आ जाए, कि जो लोग क्या कहते हैं यूट्यूब पर उछल कूद करके करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, उनसे बेटर रहेगा। पहली बात। दूसरी चीज, मुझे पढ़ाना है। मेरे पास अगर एक भी बच्चा रहेगा, एक भी पढ़ने वाला रहना चाहिए, बस जहां एक ही रहे। मुझे भीड़ का काम नहीं है, ना भीड़ मुझे चाहिए, मुझे पढ़ने वाले लोग चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम ही लर्निंग अड्डा रखा है। मुझे जो है पढ़ाई के स्तर पे एक अच्छा काम करके देना है, एक रिजल्ट उठा के देना है। ये रिजल्ट उठा के देना है कि हाँ साहब, यहाँ पर एक अच्छा कंटेंट मिलता है और मैं किसी भी तरीके से अपने कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। ये भी समझ लीजिए आप कि अगर मुझे जो है उछल कूद की तरह वो छोटे से 2 फैक्ट ले आओ, 10 फैक्ट ले आओ उल्टे सीधे कि बड़ी मछली कहाँ मिल गई, बड़ी बंदूक कहाँ मिल गई, और उसमें उठा के 4 ऑप्शंस लिख दो और 4 ऑप्शंस की 4 बातें बता दो, बच्चे खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को ज्यादा इनके बारे में पता नहीं होता है। मेरा मकसद वो है कि जो चीज पढ़ाई जाए वो एग्जाम में आए। तो ठीक है, इसीलिए मैं डिटेल में आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग समझदार होंगे वो मेरी बात को समझ रहे होंगे और जिनको नहीं समझनी वो नहीं समझेंगे। ठीक है, ऐसे लोगों की मुझे जरूरत भी नहीं है। मुझे जरूरत है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ाई करें, जो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखें। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि ये कंटेंट आप तक पहुंचे और बहुत ही जरूरी कंटेंट है। जैसे अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सॉरी, देखो 2025 है, ये 15 नहीं, गलत लिखा गया, 2025 को बेराबी सेरांग रेल लाइन का उद्घाटन होने वाला है। बेराबी सेरांग रेल लाइन का उद्घाटन होने वाला है, प्रस्तावित है, 15 अगस्त को होगा। ये रेलवे लाइन भारत के किस राज्य में स्थित है? हम इसके बारे में बात करेंगे, भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ये देखो आंसर तो इसका मिजोरम है। कहां पर है? मिजोरम है। क्या मिजोरम में इससे पहले ट्रेन नहीं गई क्या? ये पहली ट्रेन है। अरुणाचल प्रदेश तक ट्रेन गई है क्या? नागालैंड तक ट्रेन गई है क्या? असम तक तो हमें पता है, गुवाहाटी जाती है, गुवाहाटी तक ट्रेन जाती है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ट्रेन भी चलती है गुवाहाटी एक्सप्रेस के नाम से, तो अब असम एक्सप्रेस भी चलती है एक। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ट्रेन गई है, और अगर ट्रेन गई है तो क्यों जा रही है, और ट्रेन नहीं गई है तो क्यों नहीं गई अब तक। ये बात हम आज करेंगे बहुत अच्छे से। इस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ये क्वेश्चन बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही अति आवश्यक है। इट इज नेसेसरी टू ऑल एग्जाम्स, कंपल्सरी है। ठीक है, जैसे पहले हम बात करते चर्चा में क्यों आया। चर्चा में आया कि भारत की एक पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये मैंने आप लोगों को बताई थी, कब शुरू हुई थी? 2014 में शुरू हुई थी। असल में इससे पहले थी लुक लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी और लुक ईस्ट पॉलिसी किसने शुरू करी थी? ये मनमोहन सिंह की सरकार में, नरसिंह राव की सरकार में शुरू हुई थी 1991 में। 1991 से चलते चलते 2014 तक ये चलती रही। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इन लुक ईस्ट को बदलकर एक्ट ईस्ट कर दिया। इसमें कुछ प्रावधानों में वो किया। एक्ट ईस्ट क्या पॉलिसी है, इसके बारे में हम मैं अभी आप लोगों से चर्चा करूंगा। इसमें क्या है कि दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट एशिया का प्रवेश द्वार बनना है। मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूं साउथ ईस्ट एशिया है क्या। अगर जैसे हम भारत को ऐसे बना लेना,
देखो भाई, भारत को हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, भारत को हम ऐसे बना लेते हैं। देखो, भारत हमेशा साउथ एशिया में पड़ता है। कहां पड़ता है? साउथ एशिया में। इससे ऊपर का हो गया नॉर्थ, इससे ऊपर इधर का हो गया ईस्ट, और इधर का हो गया वेस्ट। अगर हम भारत से इधर को चले तो ये कौन सी है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ जो है क्या कहते हैं, काफी देश आते हैं, जिनको 11 को हम चुन लेते हैं। 11 देश, 11 देश में इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, मलेशिया है, ब्रुनई है, तिमोर लिस्ते है, ठीक है, कई सारे देश हैं ऐसे। ये सारे के सारे 11 देश इस समय में आसियान आसियान कहलाते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। समझते रहे ना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। और आसियान में सबसे लास्ट वाला 11वां देश बना है। अभी 10 देश थे, 11वां कौन सा बना है? कमेंट सेक्शन में लिख देना। थोड़ा बहुत काम करो यार तुम लोग भी, है, जब तक तुम लोग काम नहीं करोगे ना, मेरे इस प्रोजेक्ट को कोई फायदा नहीं होने वाला है, इस बात को समझ लो। तो ये साउथ ईस्ट के जो 10 देश हैं, 11 देश हैं, 11 मान लेता हूं अब, जो क्योंकि आसियान कंट्री इस समय 11 है। क्या भारत आसियान का मेंबर है? नहीं। ये एक बात याद रखेंगे, भारत आसियान में एक ऑब्जर्वर के रूप में जाता है, भारत आसियान का मेंबर नहीं है। इधर की तरफ एक पड़ता है चाइना, चीन, एक यहां पर पड़ता है जापान। ये सारे देश जितने भी पूरब में पड़ रहे हैं या साउथ ईस्ट में पड़ रहे हैं, वहां पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी चलाई है। क्यों? क्योंकि ये व्यापार के लिए बंदरगाह है, ट्रेड के लिए है। भारत चाहता है कि हम इस बंदरगाही जगह पर अपना वर्चस्व बनाए और प्रवेश द्वार बनाए। उधर चाइना को कंट्रोल करना है। अगर चाइना को कंट्रोल करना है तो साउथ ईस्ट पर पकड़ बनानी है। वैसे भी मैंने आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूं, भारत और अमेरिका और चाइना तीनों के बीच में बड़ा अजीब सा द्वंद्व चल रहा है। ट्रंप जो पूरी तरीके से भारत के फेवर में थे, भारत से दूर होते दिखाई दे रहे हैं। क्यों दूर होते दिखाई दे रहे हैं? इसका कारण पता नहीं चल रहा है। वो पहले ही उनको भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता चुके हैं, जो इतना बहुत ही गलत ही जो है स्टेटमेंट, कथन। इतने बड़े राष्ट्रपति से इस प्रकार के कथन की उम्मीद नहीं थी। भारत पे टैरिफ लगाना ये भी उम्मीद से परे का काम है। भारत जैसे अन्य देशों पे टैरिफ लगाना, तो ये समझ लीजिए कि अमेरिका और चाइना के बीच में तो ट्रेड वार होनी है। ट्रेड वार होनी है तो उस समय भारत को जो है क्या कहते हैं, अपने आप को मजबूत करना है। तो भारत धीरे धीरे ही बढ़ाता जा रहा है। जैसे मिजोरम में बनाइए, कहां बनाइए? देखो भाई, मिजोरम की राजधानी आइजोल। 51.38 किलोमीटर लंबी बैरावी सुरंग सेरांग रेल योजना का काम चालू होना है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बनाई जाएगी। ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों मैं इसको आपके लिए लाया हूं? एक फैक्ट बता देता। लोग करते ही इसी काम को के साहब, सीधे सीधे गए और सीधे सीधे बता दिया कि साहब हम जो है क्या कहते हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी बता रहा हूं कि ये रेलवे लाइन मिजोरम में चली है। लेकिन हम आप लोगों के लिए बहुत सारी डिटेल है, वो डिटेल मैं इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूं क्योंकि आप लोगों के ज्ञान चक्षु खुले रहे। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की ऐतिहासिक प्रगति हुई है, जिसमें स्वतंत्र भारत के बाद ये इतिहास में मिजोरम की पहली रेलवे लाइन है। ये समझ लीजिए, आज तक रेलगाड़ी नहीं गई थी। मणिपुर और नागालैंड तक अभी तक कोई रेल संपर्क बढ़ा दिया गया, लेकिन यहाँ रेलवे लाइन नहीं पहुंची है दोस्तों। 7 सिस्टर में मणिपुर और नागालैंड, मिजोरम, 3 जगह तो बिल्कुल रेलवे लाइन पहुंची नहीं। मिजोरम पहुंचेगी। उद्घाटन 15 अगस्त को होना है। बैराबी सरांग रेल परियोजना भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी, अभी मैंने आप लोगों को बता दी, महत्वपूर्ण रणनीतिक पहल है, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर के साथ कनेक्टिविटी को देना है। मिजोरम में बैराबी कोलाबिस जिला और सिलचर असम को जोड़ने वाली 1.5 किलोमीटर, ये कोई काम की चीज नहीं है। 1.5 मीटर गेज है ये। ठीक, कठिन भूभाग, जनशक्ति और चुनौतियों के बावजूद इस परियोजना में कुल 48 सुरंग लगी और 142 पुल शामिल हैं। तो भारत ने जून 2025 में इसको मंजूरी दी गई है, मंजूरी प्राप्त हुई है। एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्यों बना रहे हैं? क्या मिजोरम तक हमारे पास कोई साधन नहीं था? तो एक ही साधन है, उसका नाम है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन समस्या ये है बिना अरुणाचल प्रदेश, बिना म्यांमार के उससे एंट्री संभव नहीं है। अब जब उससे आवागमन ही संभव नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा काम करना होगा जो हमारी जो है रेलवे लाइन को, जो हमारी मिजोरम से कनेक्टिविटी बनी रहे। मैं अभी आप लोगों को पूरा मैप के माध्यम से समझाऊंगा। मॉर्निंग की क्लास है, बड़े आराम से इजी होके सुना करो उसको। देखो भाई,
पहले तो रेलवे देख लें, रेलवे कहाँ कहाँ है। इसमें दोनों चीजें बताई गई हैं, जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं, ये जो प्रोजेक्ट हो चुके हैं। देखो भाई 1984 में तो हमने गुवाहाटी में कर ली थी सबसे पहले। असम, असम ये है, असम ये पूरा है, ऐसे समझ लीजिए, यहाँ मेघालय है, ये पूरा असम है, ऐसे करके। अगर हम बात करें तो 2014 में हम ईटानगर में लिया है, अरुणाचल प्रदेश भी मिल गई है हमें साहब। ठीक, 2025 में आने वाली है, 15 अगस्त को इसका उद्घाटन हो जाएगा मिजोरम में। लेकिन देख लो साहब, मणिपुर इम्फाल में अब तक नहीं पहुंची है, 2026 में पहुंचेगी, जल्दी है प्रोजेक्ट। 2030 में कोहिमा में पहुंचेगी, 2030 में मेघालय में पहुंचेगी, और सिक्किम में 2030। ये लगा लीजिए, ये तो बड़ी बुरी कंडीशन है, जहां पर हम चाइना के, क्योंकि ये पूरा का पूरा किससे घिरा हुआ है, इधर के क्षेत्र से चाइना से घिरा हुआ है सिक्किम। और दोस्तों ये वाला जो है ना बेटा, इसको याद रख ले, नेपाल से घिरा हुआ है, नेपाल से है। तो ये सामरिक महत्व से इतना इतना इसमें हमें रेलवे लाइन नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि हमें कितनी कठिनाइयां हो रही होंगी नॉर्थ ईस्ट को पकड़ने के लिए। अब मैं जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट के मैप के बारे में बात करूं ना, इसको ये देखो, हाँ अभी बात करते हैं, चलो थोड़ी देर में चलो अभी कर लेते हैं। ये जो है ना, ये देखो, ये बांग्लादेश है, ये है सिक्किम, समझ रहे हो, ये है भूटान। ये जो पश्चिम बंगाल जा रहा है, देखो पश्चिम बंगाल, देखो पश्चिम बंगाल को ऐसे करके देखते रहना मेरी बात। पश्चिम बंगाल जा रहा, पश्चिम बंगाल जा रहा, पश्चिम बंगाल जा रहा, पश्चिम बंगाल जा रहा है, पश्चिम बंगाल ऐसे करके इससे कनेक्टेड होता हुआ, ये देखो ये पश्चिम बंगाल है इतना, ऐसे समझ लीजिए। अब भारत के पास जमीनी रास्ता सिर्फ एक है, तो इसको चिकन नेक कहते हैं। मुर्गे की वो लगती है, देखो ये मुर्गे का मुंह हो गया, और ये मुर्गे की क्या हो गई, गर्दन हो गई, चिकन नेक। अब चिकन नेक पे हमेशा चाइना की नजर रहती है, किसकी नजर रहती है, चाइना की नजर रहती है। चाइना चाहता है कि अगर सिक्किम से कनेक्टिविटी भारत की खत्म कर दी जाए, तो नेपाल जो है, नेपाल दूसरा देश है, भूटान दूसरा देश है, इन दोनों को अपने फेवर में लेके चिकन नेक से अगर इसकी कनेक्टिविटी खत्म कर दें, तो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। अब भारत के पास नॉर्थ ईस्ट से जाने का ये एकमात्र रास्ता है ये। अब यहां पर बांग्लादेश है, या तो बांग्लादेश के रास्ते होकर जाए, पहले जो ट्रेड चल रहा था, तो त्रिपुरा पहुंचे, त्रिपुरा से मिजोरम पहुंचे। मतलब इस वाले क्षेत्र में जाने का हमें कहीं ना कहीं म्यांमार का सहारा लेना पड़ेगा। और जब म्यांमार का सहारा लेना पड़ेगा, तो म्यांमार के हमारे एक मल्टी मॉडल कलादान प्रोजेक्ट चल रहा है म्यांमार से, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। ये है, अभी चर्चा करेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत में क्षेत्रीय संपर्क सुधार के लिए एक्ट ईस्ट नीति के तहत निम्नलिखित संरेखित है। क्या क्या संरेखित है, उन्नत राजनयिक सुरक्षा संबंध, देखो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट परियोजना, एक और परियोजना आईएमटी परियोजना, त्रिपक्षीय परियोजना, ये भी किसके साथ है, इसी के साथ है, म्यांमार के साथ, ठीक है। और ये सेरांग रणनीति की स्थिति, जैसी परियोजनाओं को कनेक्टिविटी आसियान के देशों के साथ कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। उन्नत बुनियादी ढांचे से म्यांमार और बांग्लादेश के बीच मजबूत संबंध विकसित होंगे, जिससे रणनीतिक रूप से सुरक्षा उद्देश्यों को समर्थन मिलेगा। ट्रांसशिपमेंट हब, सेरांग रेलवे स्टेशन से सितवे बंदरगाह से माल की आवाजाही होगी, और एक परागमन का बिंदु तैयार होगा, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। ये वो बातें हैं जो बड़ी अच्छी लगती हैं और सुनने में भी अच्छी लगती हैं, और इसको अगर मेंस के एग्जाम में लिखोगे तो ये लिखने में बहुत अच्छी है। कुल मिलाकर बात अगर हम बात करें कि कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, कलादान मल्टी प्रोजेक्ट मॉडल प्रोजेक्ट क्या है, पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं और क्यों आवश्यक है। एकमात्र प्रोजेक्ट चल रहा है जिससे हम यहां 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 पहुंच रहे हैं, यहां इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र। अच्छा भाई दोस्तों, चलो जब हम इस पे आई गए नॉर्थ ईस्ट पे, तो नॉर्थ ईस्ट पे एक चीज याद रखा कि हम सातों बहनें, 7 सिस्टर्स कहते हैं इनको, इन सातों बहनों को एक जगह लगा लें। देखो भाई ये जरूर याद रखना। पहले बात करते हैं असम की। असम ये है, असम एकमात्र ऐसा राज्य है इनमें जिसकी सीमाएं सबसे लग रही है। देखो अरुणाचल प्रदेश से भी लग रही है, नागालैंड से भी लग रही है, मणिपुर से भी लग रही है, मिजोरम से भी लग रही है, त्रिपुरा से भी लग रही है, मेघालय से। तो आंख बंद करके ये टिक लगा देना है। अगर कोई क्वेश्चन आता है इस टाइप का, कभी पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा सीमाएं किससे टच हो रही है, किसकी टीम सभी से टच हो रही है, तो असम की। और असम की कैपिटल देखो ये है दिसपुर। ये बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश है, ये हमेशा चाइना इस पर नजरे गड़ाए बैठा रहता। ये नागालैंड है,
देखो ये चिकन नेक से अगर कनेक्टिविटी खत्म हो गई तो भारत की कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म है। इसीलिए चाइना बार बार चिकन नेक गाता रहता है। इधर इम्फाल है, मणिपुर है, मिजोरम है और ये त्रिपुरा है, ये मेघालय है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सबको लगा लेना साहब, एक बार मैप पे जरूर लगा लेना, एक बार नहीं 2 बार इनकी मैपिंग जरूर कर लेना। ये क्वेश्चन आते ही आता है नॉर्थ ईस्ट से कि इनकी सीमाओं को लेकर, ठीक है, इनकी कैपिटल याद कर लेना, ये जरूर कर लेना, जो भी मेरी बात को सुन रहा हो अच्छे से, जो इस क्लास को पूरा पूरा सुने। और देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, क्लास शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। भाई देखो भाई 10 के 10 क्वेश्चन है, बहुत बड़ा प्रेशर तो है नहीं। अब जब आगे बढ़ना है, नौकरी पानी है अच्छी थी, या बड़ा ज्ञान लेना है, तो ज्ञान लेने के लिए त्याग तो करना पड़ेगा। त्याग ही आदमी को महान बनाता है दोस्तों। तो इसलिए कोशिश ये करो कि त्याग करो। त्याग का मतलब ये है कि समय का त्याग करो। इससे यार और क्या त्याग मांग रहे हैं हम तुमसे? कोई पैसे मांग रहे हैं? हम तो तुमसे ये कह रहे हैं कि साहब समय का त्याग करो, कंटेंट बिल्कुल मुफ्त है और अच्छा कंटेंट है। नॉर्थ ईस्ट में जो है क्या कहते हैं, ये हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। देखो मल्टी मॉडल कलादान प्रोजेक्ट, ये देखो हमारे पास सिर्फ एकमात्र तरीका है, ये बांग्लादेश को बाईपास, ये चिकन नेक हो गई, ये सिक्किम हो गया। बांग्लादेश को बाईपास करने का हमारे पास एक ही तरीका, या तो हम बांग्लादेश के द्वारा जाएं। तो ये कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट परियोजना है, इसमें तीनों काम होते हैं। तीनों काम का मतलब जमीनी रास्ता भी, समझ रहे हो, नंबर 2 समुद्र भी, और नंबर 3 भाई देखो एक चीज और याद रखना, नदी भी। ठीक, अब हम पहले तो यहां से शुरू करते हैं। हम पहले चलो पहले कलकत्ता शुरू करें। कलकत्ता से हमने अगर कोई माल भिजवाया तो पहले जाएगा ये हुगली नदी तक, यहां तक जाएगा नदी, किससे जाएगा? सड़क माध्यम से। तुरंत ही हुगली में चल जाएगा। चलो हुगली की नदी के किनारे ही कलकत्ता है, इतना छोटा सड़क नहीं समझा रहा। फिर ये नदी 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 पहुंचेगा इस पे, यहाँ पर इस बंदर का, यहां से जाएगा समुद्री रास्ते से, समुद्री रास्ते से पहुंचेगा यहाँ। इसका नाम है सितवे पोर्ट, याद रखेंगे, म्यांमार में है सितवे, जिसका जिक्र आया था अभी। सितवे पोर्ट कहाँ है? म्यांमार में है। ठीक है दोस्तों, अब जब म्यांमार में सितवे पोर्ट है, म्यांमार से पटेवा तक जाना है हमें। कहां तक गया? पलटेवा तक। अब पलटेवा तक क्या है? यहाँ पर एक नदी है, ये पलटेवा के बीच में, जिसका नाम है कलादान नदी। मैं लिख देता हूँ, ये नदी कौन सी है? कलादान, इसीलिए इसका नाम कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। अब ये कलादान से सीधे हम पहुंचेंगे पलटेवा तक, और पलटेवा से जाएंगे यहाँ पर जोरीपुरी बॉर्डर क्रॉसिंग तक, और यहाँ पर पहुंच के यहाँ से फिर भारत में एंट्री करेंगे और पहुंचेंगे कहाँ? आइजोल, और किससे? हाईवे के रास्ते 100 किलोमीटर। देख रहे हो, इस तरीके से तो हम यहाँ पहुंचेंगे। फिर नागालैंड से मणिपुर जा सकते हैं, ये सब जा सकते हैं। तो भारत के साथ सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि भारत कैसे जाए। तो याद रखेंगे कि सितवे पोर्ट के थ्रू जाता है। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट समझ गए? आएगा नहीं क्वेश्चन, क्योंकि काफी पुराना हो चुका है, लेकिन लिखने के हिसाब के लिए आपका बहुत बढ़िया है। जब आप लिखेंगे कहीं मेंस वगैरह, तब आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट आ गया। आगे चलते हैं हम। ठीक, एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है ये बता देता हूं मैं आपको। ये नवंबर 2014 में शुरू की गई थी। लुक ईस्ट पॉलिसी का 19 संस्करण है, जो 1991 में चली थी। ये कूटनीतिक और रणनीतिक पहल है, जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत, भारत प्रशांत क्षेत्रों को, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। बात समझ रहे हो नहीं? आगे समझ बात? ठीक है, ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, और भारत इससे आसियान पर पकड़ जमान चाहता है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 11 देश है इसके अंदर। मैंने बताया 11वां देश, आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे क्या है। ये वही है, चाहे देखो लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में देखो थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, म्यांमार हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया। इनको तो कवर करता ही करता है। अच्छा, इन सबकी कैपिटल जरूर याद कर लेना। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, कंबोडिया की नोमपेन, म्यांमार की है नेपियाडे, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, मलेशिया की कुआलालंपुर, ब्रुनेई की है बंदर सेरी बेगाबान, वियतनाम की है हनोई, लाओस की है वियंतियाने, फिलीपींस की है मनीला। यहाँ पर एडीबी का हेडक्वार्टर भी है। एडीबी कौन सी है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है। ठीक, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। दूसरा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ये देखो आसियान कंट्री तो आए गए सारे। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हम ऑस्ट्रेलिया को भी देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ये रहा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हम जापान को भी देखते हैं, ये रहा जापान। जापान में 4 द्वीपों पर बसा हुआ है, कौन कौन से? होकाइडो,
होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। सबसे बड़ा होन्शु है, इस पे टोक्यो राजधानी, तो 4 पे जब बसा हुआ बेचारा ये, और अच्छा है। साउथ कोरिया भी इसमें आता है, चाइना भी इसमें आता है। ये सारी की सारी चीजों को हम जो है क्या कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत देखते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़े टाइम ज्यादा लगा, हमारा 10 मिनट लगे, लेकिन आप लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्यों कनेक्टिविटी बनाई जा रही है। थोड़े डाटा लाया हूं और ये डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जिसने ग्लोबल एनर्जी स्टेटस रिपोर्ट दी है, इस एजेंसी का मुख्यालय कहां है? तो पहले तो याद रखेंगे पेरिस में है, ये मुख्यालय याद रखेंगे पेरिस में है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो वैश्विक बिजली मांग पूर्वानुमान, वैश्विक बिजली मांग 2025 में 3.3 और 2026 में 3.7 बढ़ने का अनुमान है, जो 2015 से 2023 के बीच में 2.6 के औसत से अधिक है। अब इसमें देखो ज्यादा कुछ मत पढ़ना, ये क्वेश्चन आएगा। वैश्विक का मतलब पूरे विश्व में कितना बढ़ने की अनुमान लगाया इसने? 3.7% बढ़ने का अनुमान लगाया है। भारत और चीन 2026 तक कुल 60% मांग में वृद्धि करेंगे, तो इसका मतलब भारत और चाइना ज्यादा करेगा, ठीक है। भारत 4% की डिमांड बढ़ाएगा और 2026 में 6.6 की, ये याद रखना, ये वाला फैक्ट याद रखना। और ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है साहब, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं एसएससी से लेकर हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम आ रहा है, यूपीपीएस पीएससी जिसको कहते हैं, यूपीपीसीएस, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये दोनों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या है विद्युत क्षमता 2025 तक हिस्सेदारी भारत की, ठीक है। भारत के बारे में अगर हम बात करें तो थर्मल हो गया कोयला और जीवाश्म, ये सबसे ज्यादा इसी से है, लगभग 49.92%। हम कितनी सोलर ऊर्जा कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आज भी, लेकिन 50% से हम कम लिया, ये हमारे लिए बहुत क्षमता का काम है। नाभिक ऊर्जा हमारी बहुत बुरी स्थिति में है, नाभिक ऊर्जा हमारी बहुत बुरी स्थिति में है। बड़े हाइड्रो LH, ठीक, नवीनीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी 184 में है, 184 गीगावाट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद कर लेना। कुल मिला के टोटल है 484.82 गीगावाट, ये 100%। ये हमारा जो है ये प्रोजेक्ट है, क्या है? ये हमारा प्रोजेक्ट है। ये हमें जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बताया है कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की जो थर्मल में 2 पॉइंट, इसको और इसको देखो, इसको याद कर लेना साहब और इसको याद कर लेना, बस ज्यादा मत करना, परसेंटेज किसी की याद मत करना, ठीक है। आप देखो गैर जीवाश्म बनाम गैर जीवाश्म कितना है, तो जीवाश्म तापीय से तो मैंने बताया 2.42 है, गैर जीवाश्म टोटल रिन्यूएबल एनर्जी 2.42, दोनों बराबर हो गई, ऐसे समझ लीजिए। ये बढ़ गई है, ये इससे थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई है, तो ये याद कर लेना। ये वही ये बात है जो ये तीनों लिखी है ना, ये इनको जोड़ के बताया, इनको जोड़ के इतनी बताई है, ऐसे समझो, इनको जोड़ गए तो ये 50 से ऊपर निकल गई, ये 50 से कम है, तो टोटल हो गई 100%। ये जरूर फैक्ट याद कर लेना कितनी है, ठीक है। 484.82 गीगावाट क्षमता है, ये जो मैं इंपोर्टेंट लगा रहा हूं इनको याद करना बस। तो कुल मिलाकर इनमें तीनों चीजें इंपोर्टेंट है, एक तरीके से समझो, इसको तो याद कर ही लेना, ठीक। ऊपर वाले में से सिर्फ थर्मल को मैं वहीं याद हो जाएगी, नवीनीकरण में रिन्यूअल में याद कर लेना, इतनी है, ठीक है। और टोटल रिन्यूअल जिसमें जीवाश्म गैर जीवाश्म ईंधन और रिन्यूअल दोनों मिल रही है, परमाणु मिल रही है, वो इतनी है। आगे चलते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो कुल गैर जीवाश्म क्षमता का 47.06% योगदान देता है। सौर ऊर्जा कितना देता है? रिन्यूअल में सौर ऊर्जा 47.06, और इसके बाद कौन आती है? पवन ऊर्जा। रिन्यूअल में पहले याद रखना, फर्स्ट पे ऐसे ये भी ना पूछे ना, ये ना पूछेगा, ये पूछेगा सीधे कौन सा? सौर में नंबर 1 पे आती है और नंबर 2 पे आती है पवन ऊर्जा। ये दोनों याद कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA
ने आर आई सांख्यिकी स्टैटिक 2025 के अनुसार भारत में अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता विश्व के चौथे नंबर पर है। ठीक, अक्षय ऊर्जा का मतलब समझे रिन्यूएबल एनर्जी। पवन ऊर्जा में भी चौथे नंबर पर है वर्ल्ड में, याद रखेंगे ये। और सौर ऊर्जा में क्षमता में तीसरे नंबर पर है भारत। 2025 तक 20% एथेनॉल को मिश्रण को लक्ष्य हासिल कर लिया है। ये 2014 में केवल 1% था। अब ये देखो 2025 में मैंने एक क्लास भी पढ़ाई थी, उसमें एक करंट अफेयर्स में 2025 तक 20% एथेनॉल मिलाना है। ठीक है, पेट्रोल में एथेनॉल, इस प्रक्रिया को ब्लेंडिंग कहते हैं। क्यों कर रही है सरकार? इथेनॉल जो है कृषि से संबंधित चीजों से मिलता है। कृषि, किसान की आय को बढ़ाना है, जिससे किसान की डिमांड बढ़ेगी और उसको फार्मिंग टू कहां लेके जाएंगे? फार्मिंग टू क्या कहेंगे इसको? फार्मिंग टू रिटेलर तक लेके चले जाएंगे, जो अभी कृषि संपदा योजना का टारगेट भी है। ठीक है, तो 2025 को हमने रखा तो लेट था ये टारगेट, लेकिन पहले ही प्राप्त कर लिया, ये भी बहुत अच्छी चीज है हमारे साथ। ठीक है, भारत अप्रैल 2018 तक 100% गांव का विद्युतीकरण कर लिया, ये भी फैक्ट याद कर लेना। ठीक है, और 2.8 करोड़ घरों को ग्रिड से जोड़ दिया है। ठीक है, ये भी याद कर लेना। कौन कौन सी योजनाएं हैं जो इस समय चल रही है? पीएम कुसुम योजना, इसके तहत सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना, कुल मिलाकर ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, ऐसे समझो, सोलर ट्यूबवेल। ठीक है, मैंने भी लगवाया, आप भी लगवाना है इसको, गांव में अपने खेत पर लगाए जा रहे हैं। पीएम सूर्य कृषि मुफ्त बिजली योजना, 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर ऊर्जा लगानी है। इसमें वही वाली बात है कि ज्यादा बनेगी तो सरकार खरीद लेगी, कम होगी तो सरकार आपको दे देगी। ठीक, सौर पार्क बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े सौर पार्क बनाए जा रहे हैं, जहां जहां सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। देखो भाई दोस्तों, एक चीज और याद रखो, देखो सोलर पैनल अगर मान लो ऐसे करके पूरा लगा हुआ है, इसके नीचे ये वो लगे हुए हैं, क्या कहते हैं, ऐसे करके, ये सोलर पैनल है, छोटे छोटे वो लगे हुए हैं सोलर पैनल। ये क्या होता है, इनके नीचे गर्मी नहीं होती, गर्मी नहीं होती, तो कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको धूप की कम आवश्यकता होती है, तो इसके नीचे इस तरीके की खेती की जा सकती है। पीएलआई स्कीम है, घरेलू फोटोवोल्टेइक सेल का निर्माण करने के लिए। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम है बिजली उत्पादन के लिए, इसके लिए बायोगैस से और बायोमास से। पीएम जनमन सौर घटक योजना, ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा का विद्युतीकरण, और ये ऑन ग्रिड वाली है और ये ऑफ ग्रिड वाली है। और ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड में क्या अंतर है कि इसको कनेक्टिविटी किससे कर जाएगी? बिजली मीटर से। बिजली मीटर जो तुम्हारे घर में लगा हुआ है। और ये ऑफ ग्रिड क्या है? ऑफ ग्रिड ये है कि इसमें बिजली मीटर की जरूरत नहीं है, आप अपनी बैटरी रख सकते हैं और आप अपने यहाँ पर चला सकते हैं, ऐसी जगह जहां पर बिजली संभव नहीं है सरकार का दे पाना, वहां के लिए है ये। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, भारत को हाइड्रोजन उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाना। देखो भाई हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन अगर जलेगा, H2 जलेगा ऑक्सीजन के साथ, तो पानी निकालेगा H2O, तो जाहिर सी बात है H2O से किसी का नुकसान नहीं होना है। ये आने वाले समय के लिए, गाड़ियों के लिए, हर चीज के लिए बढ़िया है। अब अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। IEA, आर्थिक सहयोग OECD के तहत बनी है। आप लोग OECD का हेडक्वार्टर बताएंगे कहाँ है, ठीक है? नहीं तो कल मैं बताऊंगा। 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, दोनों क्वेश्चन के आंसर बताएंगे आप, ठीक है? कि 11वां आसियान का देश कौन सा है और OECD का हेडक्वार्टर कहाँ है। एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है, जो 1973-74 में तेल के संकट के जवाब में 1974 में पेरिस में बना था, वही वाला जो अभी मैंने जिसने दी है ये रिपोर्ट, IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। ठीक, ये जब तेल संकट हुआ था तब बनाया गया था और तेल व्यवधानों का समाधान करता है, लेकिन आजकल ये स्टेटस रिपोर्ट देता है। ऊर्जा, आर्थिक विकास, पर्यावरण जागरूकता, वैश्विक सहभागिता पर केंद्रित है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कुल 32 सदस्य देश हैं, 13 सहयोगी देश हैं। भारत 2017 में सहयोगी देश के रूप में जुड़ा था, तो याद रखेंगे भारत कब जुड़ा? 2017 में जुड़ा। IEA ऊर्जा नीति विश्लेषण करता है तथा विश्व ऊर्जा आउटलुक और विश्व ऊर्जा निवेश जैसी रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ये 2 रिपोर्ट भी याद कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। ये मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन पढ़ाए और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, इनके फैक्ट जरूर याद करेंगे जो मैंने आप लोगों को बताया। अभी हाल में ही एक सरमत मिसाइल बनाई गई है, ये किस देश की मिसाइल है? अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है,
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये है रशिया की। रशिया और चाइना के, अमेरिका के बीच में एक तरीके से फिर से कोल्ड वार शुरू हो गया है। अमेरिका के ट्रंप के बोल वचन ने जो है क्या कहते हैं इन दोनों के बीच में ड्रामा शुरू कर दिया है, और इसीलिए इसने एक मिसाइल का परीक्षण किया है। और नाटो द्वारा इसे शैतान 2 भी कहा गया है। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। कब बनी थी? 1949 में बनी थी। हेडक्वार्टर का ब्रुसेल्स में है। जो देश इसमें शामिल हैं वो अमेरिका के समर्थित हैं, और जिनका मानना यह है कि अगर एक पे भी हमला किया जाएगा तो नाटो पर हमला किया जाएगा। एक प्रकार से एक संगठन है जो सबको सपोर्ट करता है। भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक। तुर्की इसका सदस्य है। एशिया का एकमात्र देश इसका सदस्य है तुर्की। रूस ने इस मिसाइल का प्रदर्शन तब किया जब अमेरिका कथित तौर पर रूसी जल क्षेत्र में 2 परमाणु पनडुब्बियां तैनात कर दी। जब इनमें झगड़ा हुआ ना तो उसने तुरंत ही जो है ना अमेरिका के ट्रम्बा बावला, उसने जो है तुरंत ही जो है क्या कहते हैं 2 पनडुब्बी यहाँ भेज दी। इसी बीच में इन्होंने अपनी जो है क्या कहते हैं ये वाली मिसाइल RS-28 का परीक्षण कर दिया, ठीक, जिसकी मारक क्षमता देखो 18,000 किलोमीटर। हम 5,000 किलोमीटर अग्नि, 7,000 किलोमीटर अग्नि की बात कर रहे हैं, 18,000 किलोमीटर कहीं भी पूरे विश्व में कहीं भी कर सकती है ये। इसे सोवियत काल की R-36M की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है, और इसका सफल परीक्षण 20 अप्रैल 2022 को किया गया था पहले ही, लेकिन अब दोबारा इसका परीक्षण किया है री एंट्री व्हीकल, ठीक है, फिर दोबारा किया गया है री एंट्री व्हीकल तकनीक का उपयोग करके 10-15 परमाणु हथियार ले जा सकती है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। किसकी मिसाइल है ये? रशिया की मिसाइल है, क्योंकि ये अभी वो जो है ट्रंप के स्टेटमेंट से इन दोनों के बीच में समस्याएं हो गई। एशिया विशालकाय कछुआ, ये बड़ा कछुआ ये लुप्त हो गया था, लुप्त प्राय है, और ये फिर दोबारा देखा गया। कहां देखा गया भाई? कछुआ पैरन जिले के नागालैंड के, अच्छा हाँ चलो मैं इसमें बताऊं, ये नागालैंड इसका आंसर है। नागालैंड में देखा गया है पैरन जिले के। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि ये जो है इन कछुओं का जन्म 2019 के एक संरक्षण परियोजना के तहत हुआ था, जिसकी शुरुआत 2018 में बचाए गए पालतू कछुओं के साथ हुई थी। ये बहुत बड़ा कछुआ है, जंगल के छोटे हाथी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये बीज प्रसार, बीज वन पुनर्जनन और मतलब कुल मिलाकर बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो धीरे धीरे लुप्त प्राय होता जा रहा था। अब दोबारा इसको जो है देखा गया है। कहाँ देखा गया? जेलियांग अभयारण्य में इसको देखा गया। कहां पर? ये नागालैंड में है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक। अब आगे चलते हैं। ये देखो ये कछुआ है, ये वाला विशालकाय कछुआ, ठीक। लद्दाख में कौन सी 2 फसलें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष ISS में नासा क्रू के 11 अभी नासा क्रू 11 भेजा गया है, प्रयोग का हिस्सा है, जाएंगी। ये है, इन दोनों को याद कर लेना, सीबकथॉर्न और हिमालयन टेरिटरी, ठीक। यहाँ पर देखिए लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में उगाए जाने वाले सीबकथॉर्न और हिमालयन टेरिटरी बकव्हीट्स बीज अंतरराष्ट्रीय ISS में के नासा के क्रू का प्रयोग का हिस्सा है। ये बीज बंगलोर में स्थित स्टार्टअप प्रोटोप्लैनेट द्वारा प्राप्त किए गए थे। ये 1 अगस्त 2025 को फ्लोरिडा से प्रक्षेपित हुए हैं। 2 अगस्त 2025 को कहां पहुंचे? ISS पे पहुंच गए हैं, ठीक है। कौन से मिशन से गए? क्रू 11 मिशन से गए। इसका उद्देश्य ये परीक्षण करना है कि अंकुरण से पहले बीज अंतरिक्ष में तनाव और सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, और अंतरिक्ष कृषि आवश्यक जीन सक्रिय, चलो ये ऊपर बचे, ये सब ये गलत है, प्रक्रियाओं से केंद्रित है। बस फिलहाल आप लोगों को ये दोनों फसलें याद रखनी। मैं आप लोगों को बता देता हूं अंतरिक्ष क्या है, बाद में बताएंगे। चलो इस दिन अलग से क्लास लेंगे कि स्पेस असल में है क्या, कहाँ जाते हैं ये, कहाँ घूमने जाते हैं, या कितने कमरों का मकान है, ये बताएंगे। किसने बनाया? किन संस्था ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, बस ये क्वेश्चन आ सकता है किसने ये शुरू किया है, तो ये नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग को आप जानते ही हैं, ठीक। इससे पहले योजना आयोग नाम था इसका। कब योजना आयोग कब बना था? 1950 में, 15 मार्च में। उसके बाद इसका नाम हो गया नीति आयोग। नीति आयोग कब हुआ है? 2015 में। और नीति आयोग की फुल फॉर्म जानते हो? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये सरकार का थिंक टैंक है, और इसके हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इन्होंने करा नीति आयोग ने। और ये देखो नीति आयोग ने कुछ भी ऐसा नहीं है, इसमें कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैं चाहता तो आपके लिए ये भी लिखवा देता कि कौन नंबर 1 आया, कौन नंबर 2 आया। चाहो तो मैं नेक्स्ट क्लास में ये ले सकता हूं
या आपको अलग से इसमें प्रोवाइड करा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आपको चलो इसकी डिटेल प्रोवाइड करा दूंगा, कौन नंबर 1 आया कौन नंबर 2 आया। फिर भी याद करना चाहो याद कर लेने, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं, बस सिर्फ इतना आ सकता है, क्योंकि ईवी के लिए काम तो कर रही है सरकार, लेकिन इतना आ सकता है कि साहब ये किसने जारी किया है, ठीक है, तो नीति आयोग ने। इंडेक्स है तो इंडेक्स में नंबर 1 नंबर 2। हाल ही खबरों में रहा साहेल क्षेत्र। साहेल क्षेत्र में आप लोगों को बता देता हूं थोड़ा सा। साहेल क्षेत्र अफ्रीका का क्षेत्र है। अफ्रीका का जो रेगिस्तानी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र जो नॉर्थ में पड़ता है, जो सहारा मरुस्थल से नीचे है, सहारा मरुस्थल से क्या है, नीचे का क्षेत्र जो है वो कहलाता है साहेल क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है ये? बिल्कुल अर्ध शुष्क है, शुष्क तो है ही, ड्राई है, अर्ध शुष्क है, हाफ ड्राई। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम। रूस ने हाल ही में नाइजर के साथ, नाइजर एक देश है, के साथ परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये पश्चिमी अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में पड़ता है। इसका प्रभाव मजबूत हुआ है। ये बहुत कमजोर देश था, जिसने रूस ने इसके साथ किया है, तो जाहिर सी बात है कि ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। 5000 किलोमीटर की लंबी दूरी का ये शुष्क पट्टी बनाता है। ये पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूर्व में लाल सागर को जोड़ता है। ये क्षेत्र याद रखना, रेड सी से लेकर कहां तक है ये, अटलांटिक ओशियन तक, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसको मैं, चलो इसका मैप भेज दूंगा आपको साहेल क्षेत्र का अपने टेलीग्राम चैनल पे आज ही। ये 2 चीजें भेज दूंगा, एक तो ये भेज दूंगा मैप, और दूसरा आप लोगों को क्या भेजना है मुझे, इसका नीति आयोग का मोबिलिटी इंडेक्स भेजना है, और ये पीडीएफ तो भेजूंगा। इसी में लिंक है, यहीं पर लिंक है हमारे यूट्यूब चैनल पर। उत्तर में सहारा रेगिस्तान, दक्षिण में आर्द्र सवाना के बीच में सेनेगल, मोरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान जैसे, इरिट्रिया जैसे के बीच में साहेल क्षेत्र है। मैं आप लोगों को इसका मैप भेज दूंगा, जिसमें आप समझ जाएंगे। और अगर फिर भी कोई समस्या हो कमेंट सेक्शन में लिखना, तो मैप के साथ थोड़ा सा कल बता दूंगा, ठीक है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे दिए गए? तो ये नितिन गडकरी को दिए गए। तिलक के बारे में आप जानते ही हैं। तिलक कौन थे? एक होम रूल लीग के संस्थापक भी थे। होम रूल लीग, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। 2 न्यूज़पेपर चलाते थे, मराठा, याद रखेंगे किस भाषा में, अंग्रेजी में, और केसरी किस भाषा में, मराठी में। और एक चीज और याद रखेंगे दोनों के बारे में, इनके संपादक थे जीडी आगरकर, जीडी आगरकर, इनके सहयोग से चलाते थे आगरकर, ठीक। हाल में ही नितिन गडकरी को 43वां लोकमान्य पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 1983 में तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा की गई थी। कहां किया गया? पुणे में दिया गया। ये कहां दिया गया? पुणे में, ये रहा पुणे में, ठीक। ये प्रतिवर्ष उन व्यक्ति को दिया जाता है जिनको राष्ट्रीय प्रगति और विकास में असाधारण योगदान देते हैं। लोकमान्य तिलक का जन्म केशव गंगाधर तिलक के रूप में हुआ था। वो भारत के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मुख्य व्यक्ति थे, राष्ट्रवादी समाज सुधारक और स्वराज के प्रबल समर्थक थे। 1 अगस्त को इनकी मृत्यु हुई थी, इसी दिन दिया था 1 अगस्त 1920 को, जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। गांधी जी ने कहा था मेरा दाहिना हाथ चला गया, गांधी जी का स्टेटमेंट याद रखें, ठीक। उस राष्ट्रव्यापी पहल का नाम बताइए जिसके तहत तेलंगाना की सरकार ने 7600 बच्चों को बचाया है। तो ऑपरेशन मुस्कान, ये याद रखेंगे, इसके तहत बच्चों को बचाया गया है, ऑपरेशन मुस्कान के तहत, ठीक है। तेलंगाना पुलिस ने राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7600 बच्चों को बताया। महीने भर चलने वाला अभियान 31 जुलाई को समाप्त हुआ, जिसका नेतृत्व के महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, संगठन, बाल संरक्षण इकाइयों के समन्वय द्वारा चला गया। बचाए गए बच्चों में 529 लड़कियां थी, ठीक है। किन से बचाया? उन लोगों से बचाया है जो इनके साथ क्या कहते हैं, इनको पकड़ते हैं या इनसे गलत कार्य करवाते हैं। नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये देखो, ये राजस्थान में है। ये क्यों इंपॉर्टेंट आया, क्यों करंट में आया? इसने क्या करा है? इसने अपनी सीमाओं में बदलाव करा है, इसने अपनी सीमाओं को बढ़ाया है। अभयारण्य में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों के भीतर आलीशान होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को फायदा पहुंच रहा है, ठीक है। यह कदम राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की मंजूरी के बिना राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो वन्य जीव संरक्षण 1972 की धारा 26A का उल्लंघन है। नाहरगढ़
वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। इसका जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई राजा जयसिंह सेकंड द्वारा बनाया गया था। और नाहरगढ़ का किला कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है, बात समझ रहे हो नहीं? इसने अपनी सीमाओं में बदलाव किया जिससे यहाँ पर आलीशान होटलों और उन सबको जो है फायदा पहुंचा। तो इस वजह से देखो असल में क्या है ना, ये जानवरों की तो कोई नहीं सोचता, सब अपने फायदे के लिए सोचते हैं। अगर जो है क्या कहते हैं जंगल में वन विभाग के लोग भी रह रहे हैं ना, तो वो भी सारी सुख सुविधाओं से रहते हैं वो होकर। और उसमें क्या होता है, उसमें कहीं ना कहीं जानवरों की हम उनकी प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं। दूसरी चीज, जैसे इन्होंने सीमाओं में बदलाव किया तो बहुत बड़ा क्षेत्र इसके अंदर में आ गया होगा, और जब अंडर में आ गया होगा तो यहाँ पर जितने भी बड़े लोग थे उनको फायदा पहुंचा, तो इसी वजह से ये चर्चाओं में आया है। ठीक है, चलो ये 10 क्वेश्चन हो गए थे हमारे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। इस चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। बाकी मैं टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए एक तो नीति आयोग की रिपोर्ट, और दूसरा मैंने आप लोगों से क्या कहा था, क्या कहा था, एक क्वेश्चन और कहा था ये, हाँ साहिल क्षेत्र में आप लोगों के लिए भेज दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, आप लोग ऐसे प्यार देते रहिए, और ये जरूर चैनल अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। ठीक है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेशन के लिए।